वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं केमिस्ट्री का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यानी धातु और अधातु। तो अगर हम बात करें सो देर आर, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर देर आर टोटल 180 एलिमेंट नॉन टू बी, ठीक है, जो जिन्हें हम जानते हैं प्रेजेंट टाइम तक। उसमें से मोर देन 90 जो हैं वो आपके मेटल्स हैं और 22 आपके अप्रोक्सीमेटली नॉन मेटल्स हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं उसमें से फ्यू जो हैं वो आपके मेटलॉइड्स हैं। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें, सोडियम जैसे हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और ये आपका एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फेरस यानी आयरन हो गया, बेरियम हो गया, दीज आर द मेटल्स। तो ये क्या है? आपके मेटल्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, जो गैसेज होती हैं वो आपकी नॉन मेटल्स होती हैं। तो जैसे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर की बात करते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। सो दीज आर नॉन मेटल्स। ये क्या है? आपके नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या होती है। मेटल की फिजिकली आप मेटल को कैसे पहचान सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो अगर हम बात करें सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट होता है दैट इज कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसमें एक एक्सेप्शन की बात करते हैं, दैट इज मर्करी। मर्करी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर आपको जो है थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो वो आपका सॉलिड फॉर्म को एक तरह से उसका एक्सेप्शन है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास गैलियम होता है, केजियम होता है, ये भी ऐसे दो मेटल्स हो जाते हैं जो कि आप अगर इवन आपका जो पाम है, तो पाम पे अगर आप उसको रखोगे तो सिर्फ पाम के ही हीट से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनका ये भी आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं, यानी ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर जनरली नहीं होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी का मतलब होता है कि आप उसको खींच कर वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। और एक होता है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि आप विद द हैमर उसको अगर पीट रहे हो, उस मेटल को पर्टिकुलर, और आप उसको पीट कर एक तरह से एक पूरी शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो ये दोनों प्रॉपर्टी होती है, और जो जनरली मेटल्स होते हैं वो ये दोनों प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो जैसे जिंक, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, एंड मर्करी आर द ब्रिटल रेदर देन मेलिएबल। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपके ब्रिटल होते हैं। इट मींस दैट कि ये जो हैं वो आपको मेलिएबिलिटी को शो करते हुए नहीं दिखाते हैं। इवन दो ये मेटल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देखोगे ये ब्रिटल इन नेचर होते हैं, मतलब ये जो ये दो प्रॉपर्टी हैं स्पेसिफिक, इनको शो नहीं करने वाले हैं। फिर जो मेटल्स होते हैं वो सोनरस होते हैं, मतलब प्रोड्यूस करते हैं एक साउंड को, ठीक है। एक जो जैसे आपने किसी लोहे की चीज पे, यानी फेरस की कोई अगर आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ा है और आपने उसको एक तरह से उस पर मारा, तो आपको टन इस तरीके से साउंड सुनाई देती है। तो वो आपकी सोनोरिटी जो होता है, या सोनोरस जो होता है साउंड, वो आपको मेटल्स में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगेन यहाँ पर आपको एक एक्सेप्शन मिलता है, मर्करी बीइंग लिक्विड कैन नॉट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। अब क्योंकि मर्करी तो हार्ड है नहीं, है ना, तो वो आपका लिक्विड होता है, तो वो आपका रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब होता है मेटल्स की अपनी एक नेचुरल शाइन होती है, ठीक है। वो जो आपको नॉन मेटल्स में जनरली आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। तो जो लस्टर है, चमक है, वो आपको सब में होती है। लेकिन अगर हम सोडियम की बात करें तो वो थोड़ा सा डल होता है और नॉन लस्ट्रस होता है, ठीक है, व्हेन फ्रेशली। तो आपके पास जब आपको फ्रेशली अवेलेबल होता है आपके पास में, तो इतना ज्यादा लस्ट्रस यानी चमक उसके अंदर नहीं होती है, ऑल्दो थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, बट एज सच नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हैव हाई मेल्टिंग एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है? इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी जिसमें ये लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, वो काफी ज्यादा होता है। बट ये चीज आप कैल्शियम और गैलियम के केस में नहीं देखोगे। जो कैल्शियम और गैलियम होता है उसको अगर आप अपने पाम पे भी रखते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है, ठीक है। फिर जनरली जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं, है ना। लेकिन अगर हम इसमें एक्सेप्शन की बात करें तो लेड और मर्करी जो हो गया वो आपके गुड कंडक्टर ऑफ नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, रेदर दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यानी अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन नहीं होने देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सिल्वर और कॉपर हो गया, जिससे आपकी वायर्स भी बनाई जाती हैं, वो आपकी क्या होता है? गुड कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। लेकिन
हम लोग वायर्स जनरली आप देखते हो कॉपर की बनी होती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो काफी एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, तो इसलिए कॉपर की जनरली आपको वायर देखने के लिए मिलेगी। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि मरकरी और लेड जो होते हैं कंडक्ट पुअरली कंपेयर टू द अदर मेटल। टंगस्टेन इज ऑल्सो रिलेटिवली, तो मतलब अगर हम टंगस्टेन को भी देखेंगे तो टंगस्टेन भी जो है आपका वो इतना अच्छा कंडक्टिविटी को नहीं करता है, ठीक है। उसकी बात करेंगे जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें जैसे गोल्ड हो गया या फिर इवन आप आयरन की बात करें, ठीक है, सिल्वर की बात करें, उनकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम वहाँ पे बात करें सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये बहुत ही इनकी डेंसिटी लो होती है। इस वजह से हम इसको विद द नाइफ हम इसको कट कर सकते हैं पीसेस में, ठीक है। तो ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल है, फर्स्ट जो इसमें प्रॉपर्टी आता है कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो जनरली रूम टेम्परेचर पर या तो आपको सॉलिड फॉर्म में देखने के लिए मिलेंगे या फिर आपको गैशियस फॉर्म में देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, ब्रोमीन, जो कि रूम टेम्परेचर पर आपको लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। अब जो मेटल्स हैं वो जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट अगर हम इसमें देखेंगे तो ग्रेफाइट इसका एक एक्सेप्शन है, जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप है, वो आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी को उसमें से पास ऑन होने देता है, बट एक प्रॉपर्टी हो जाने से वो मेटल नहीं बन जाएगा, ठीक है। ग्रेफाइट है तो नॉन मेटल, बस सिर्फ इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी को शो करता है, ठीक है। फिर उसके बाद नॉन सोनर्स होते हैं, ये ऐसा कोई साउंड क्रिएट नहीं करते, इनका कोई अपना नेचुरल कोई साउंड नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, नॉन लस्ट्रस होते हैं, इनके पास नेचुरल अपनी कोई शाइन नहीं होती है, बट अगेन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, आयोडीन जो होता है वो उसके अंदर थोड़ी सी आप चमक देखने के लिए आपको मिलती है, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हो गया वो आपका बेसिक ऑक्साइड होगा, ठीक है, या फेरस ऑक्साइड हो गया वो भी आपका बेसिक होगा। पर उसके अगेंस्ट हम देखें, ठीक है, तो जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो जो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एसिडिक इन नेचर, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, तो वो आपके एसिडिक इन नेचर बनाते हैं। फिर अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, तो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो अगर हम बात करते हैं रिएक्शन विद एयर, तो जो मेटल्स होते हैं वो आपका एयर से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या हो गया, मेटल जो होते हैं वो कैन बर्न इन एयर एंड रिएक्ट और डोंट रिएक्ट विद एयर, तो वो आपके बर्न कर सकते हैं एयर में और एयर के साथ रिएक्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। इसमें आप समझने के लिए एक एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब उसको हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, इन दैट केस मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। और फिर हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो आपका किस में हो रहा है, एयर में, यानी एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी वजह से मेटल का ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, ठीक है। अब अगर हम बात करें सब मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं आर केप्ट इमर्ज्ड इनटू केरोसिन ऑयल, इनको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये रिएक्ट करते हैं विगरसली एंड कैच कर लेते हैं बहुत जल्दी फायर को, तो इसलिए इनको केरोसिन में डिप करके रखा जाता है, सो दैट कि ये इतनी जल्दी कैच ना कर पाए फायर को और उतना मतलब जैसे केमिस्ट्री लैब हो गया तो उसमें कोई नुकसान नहीं हो सके एज सच, ठीक है। सब मेटल्स लाइक मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, है ना, और लेड हो गया, पीबी इज योर लेड, तो रिएक्ट स्लोली विद एयर एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर, तो ये क्या करते हैं, अपनी एक प्रोटेक्टिव लेयर को फॉर्म कर लेते हैं और इतने अच्छे से रिएक्ट भी नहीं करते, स्लोली रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम कैन ऑल्सो बर्न इन एयर विद अ वाइट डिजलिंग लाइट फॉर्म इट्स ऑक्साइड, तो वही वाला जो अभी रिएक्शन पड़ा है, मैग्नीशियम हो गया, उसके अंदर आपने ऑक्सीजन को मिलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो वो आपका एक तरह से डिजलिंग लाइट की तरह एक तरह से जलता हुआ नजर आता है और व्हाइट कलर का एक पाउडर बन जाता है। अब फेरस एंड कॉपर डोंट बर्न इन एयर बट कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, तो जो फेरस होता है वो ऑक्सीजन जो कॉपर हो गया, ये दोनों ऑक्सीजन मतलब जो एयर है यानी ऑक्सीजन है बेसिकली, उसमें बर्न तो नहीं होते हैं बट एज सच ये भी अपने ऑक्साइड्स को बनाते हैं। व्हेन हीटेड आयरन फिलिंग बर्न व्हेन स्प्रिंकल्स ओवर फ्लेम, तो जब वो बर्न करता है तो उस पर स्प्रिंकल्स आपको नजर आ जाएंगे। अब अगर हम बात करें मेटल लाइक सिल्वर, प्लेटिनियम एंड गोल्ड डोंट बर्न और रिएक्ट विद
एयर, तो ये रिएक्ट भी नहीं करते हैं और ये जलते भी नहीं है। जैसे प्लेटिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये कम रिएक्टिविटी को शो करते हैं। अब जैसे हमारा सोडियम है, सोडियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सोडियम ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा और यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें, कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं कि देखो, मेटल ऑक्साइड विद विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस। देखो, अगर हम यहाँ पे समझना चाहें तो जो मेटल होते हैं ना, उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी ऑक्साइड जो होती हैं वो जैसे हम बात करें कि बेसिक इन नेचर होते हैं तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर सॉल्ट एंड वाटर बना देंगे। लेकिन जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गए, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती है। वो लोग क्या करते हैं कि वो एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें आप एल्यूमिनियम, जिंक, लेड को आप एग्जांपल इसमें ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा और H2O यानी वाटर बना देगा। ऐसे एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड है, अगर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिंग सोडा भी कहते हैं उसके साथ जब रिएक्ट करता है, ये एक बेसिक इन नेचर है और ये एसिडिक इन नेचर है, ठीक है, दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, इस केस में वो सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा और यहाँ पे आपका H2O बना देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ भी, तो क्या होता है जब वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, हॉट वाटर के साथ भी करते हैं और स्टीम के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं वो आपके सोडियम और पोटेशियम हो जाएंगे, सोडियम और पोटेशियम हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें जो सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, दैट इज मैग्नीशियम। और जो स्टीम यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होना चाहिए वाटर का, सो दैट कि वो उससे रिएक्ट कर सके, वो आपके फेरस एंड एल्यूमिनियम आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब सोडियम H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड ही आपका क्या होता है, कास्टिंग सोडा होता है। और ये सबसे ज्यादा पावरफुल आपका बेसिक नेचर होता है, इसका pH जो होता है वो ऑलमोस्ट 14 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो जनरली रिलीज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही पोटेशियम जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और ये आपका क्या होगा, इस केस में हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। सेम आपका कैल्शियम के साथ में होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो, ठीक है, तो ये आपका इस केस में ऐसा हो जाएगा। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया है जिसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं वो बन जाएगा और हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अगेन सेम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इसमें से भी अलग हो जाएगी। इन केस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम द मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द डबल ऑफ ऑक्सीजन गैस स्ट्राइकिंग टू इट्स सरफेस। तो इस केस में क्या होगा, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है तो उस केस में हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज होने लगती है, ठीक है। और फेरस के साथ भी सेम यही होता है, फेरस के साथ फेरस ऑक्साइड बन जाएगा और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस इसमें से भी रिलीज होगी। पर यहाँ पे ध्यान रखना है, ये दोनों क्या है, ये स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे थे, ठीक है, ये आपका हॉट वाटर के साथ कर रहे थे और ये आपका कोल्ड वाटर के साथ भी कर ले रहे थे, ठीक है। अब अगर हम ट्राई बैलेंसिंग दिस केमिकल इक्वेशन योरसेल्फ, तो क्या करना है, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, तो डाइल्यूट के साथ, अच्छा आपको जो है ना रिएक्शन हमने करके दिखाया, इसको हमें बैलेंस करना रहेगा। तो आप बैलेंस कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे आपको कैसे कर सकते हैं, देखो अगर हम यहाँ पर इसके आगे H2O के आगे 3 लगा देते हैं तो 3H2O हो गया, तो हमारे पास अगर हम यहाँ 3 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 6 हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ भी 3 है। तो एल्यूमिनियम के आगे जैसे ही हम 2 लगाएंगे तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो बैलेंस हो जाएगी। अब अगर हम बात करें दूसरी इक्वेशन को हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो उस सेम आप सोच सकते हैं, यहाँ पे अगर हम 4 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4H2O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो हो गए वो 4 हो गए, सेम 4 हो गए यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे 4 लगाना पड़ेगा सो दैट कि 8 मॉलिक्यूल ऑफ जो आपके एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है वो आपको यहाँ मिल जाए। यहाँ पर आपके ऑलरेडी 4 और 4 2 8 यहाँ हो चुके हैं और फेरस के आगे क्योंकि 3 है तो हम यहाँ पे 3 लगा के इसको बैलेंस आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक आपको खुद करने के लिए मैंने बोला था, लेकिन मैंने आपको करके भी दिखा दिया है और आप फर्दर भी ट्राई कर सकते हैं। फिर उसके बाद करें रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या हो जाता है, देखो देयर आर 2 टाइप ऑफ एसिड, 2 टाइप एसिड के होते हैं, एक होता है जिसे हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं और दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो एसिड होता है जिसके अंदर हमारी एसिड की जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है और वाटर की क्वांटिटी कम होती है, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। लेकिन अगर हम उसके अगेंस्ट दूसरे की बात करें डाइल्यूट एसिड की, तो उसमें क्या होता है, एसिड की क्वांटिटी कम होती है लेकिन वाटर की क्वांटिटी ज्यादा देखने के लिए मिलती है, तो उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। तो आपने क्या किया, मेटल लिया,
मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराए तो उस केस में आपका एक तो सॉल्ट बनेगा और दूसरा आपका बन जाएगा हाइड्रोजन जो H2 है गैस वो आपकी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम देखें फेरस है, फेरस एक मेटल हो गया, उसको आपने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराया तो फेरस क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज हो गई। सेम आप फर्दर और भी जो हमने किए हैं उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। इसका मतलब क्या है कि जो कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, ये रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ये एक्सेप्शन है, इसको भी आपको याद करने की कोशिश करनी है। अब अगर हम बात करते हैं कि जैसे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इज ऑक्सीडाइज टू वाटर व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी कब, जब हमारा ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज टू वाटर एंड व्हेन मेटल रिएक्ट कर देगा नाइट्रिक एसिड के साथ। मेटल क्या कर रहा है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जैसे आपने मेटल ले लिया मैग्नीशियम, इसको नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड इज योर HNO3 यानी हाइड्रोजन नाइट्रेट जो है, इसी को हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, इसके साथ इसने इसको रिएक्शन किया तो उस केस में क्या होगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इसमें से भी अगेन रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हमारा बात करें तो रिएक्शन ऑफ द मेटल विद अदर मेटल की सॉल्ट, अदर मेटल के हमारे पास सॉल्ट है, उसके साथ जब रिएक्शन करता है तो मेटल 1 है, उसका जो सॉल्ट है मेटल B का, हमने उसके साथ रिएक्शन कराया तो जो सॉल्ट है ना वो मेटल A का बन जाएगा, मेटल A का, और जो मेटल B होगा वो आपका अलग हो जाएगा इससे। ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, सारे मेटल जो होते हैं वो इक्वली रिएक्टिव नहीं होते हैं। इसमें मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है मेटल की रिएक्टिविटी को शो करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेटल रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स, तो इसमें क्या होगा, वो डिस्प्लेस कर देंगे एक इक्वेशन में से, और जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो जाके दूसरे वाले के साथ, जैसे सल्फेट है तो सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और उसके बाद आपका सॉल्ट जो होगा वो दूसरे मेटल का बन जाएगा, और एक जो पहले वाला मेटल जिसका पहले से सॉल्ट था वो अलग हो जाएगा, आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब जैसे इसमें आप इस सीरीज को याद करने के लिए ये वाला देख सकते हैं, इसको आप, मैं एक लाइन बता देती हूँ, वैसे आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, अगर आपको याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आप इसको बता देती हूँ। देखो, काले नाले का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों HG AG AU। आपको मैंने जो ये बात कही है आप इसको 2-3 बार रिपीट कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इसमें हम बात करें, एक EB जो है वो आपका दिखाता है लेड को, ठीक है, और जो यहाँ पे HG है वो आपका मरकरी को शो करता है। ठीक है, तो वो आपको मरकरी को शो कर रहा है, और यहाँ पे AG जो है वो सिल्वर को शो करेगा, और AU क्या है वो आपका गोल्ड को शो करेगा। और इसके नीचे हम बात कर सकते हैं, प्लेटिनियम भी आ सकता है, वैसे तो उसमें ब्रोमीन वगैरह भी आता है, लेकिन आप अगर इतना याद कर लेंगे तो आपका काम हो सकता है। ठीक है, सो अ मेटल कैन डिस्प्लेस ऑल द मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड विच आर बिलो और आफ्टर इन दिस सीरीज। तो अगर कोई मेटल जो है वो ऊपर की तरफ है, आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे फेरस है, और फेरस जो है वो कॉपर से आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेगा। तो अगर हम फेरस को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, फेरस का सल्फेट बन जाएगा, फेरस का आपको सल्फेट देखने के लिए मिल जाएगा, और कॉपर जो होगा इसमें से अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जिंक को अगर आप कॉपर सल्फेट में डालेंगे, अगेन जिंक इज मोर पावरफुल देन द कॉपर, तो फिर वो क्या होगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और इसमें से आपको कॉपर अलग देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें रिएक्शन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल, तो इन दोनों की रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट कैन अंडरस्टूड एज टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड वैकेंट शेल। तो हमारा क्या, जैसे हम बात करते हैं सोडियम की, सोडियम इज एट 11th नंबर। अब आप लोगों ने 9th क्लास में देखा था, इसमें ना शेल्स होती हैं, ठीक है, जैसे K हो गया, L हो गया, M हो गया, N हो गया। तो हम सोडियम की अगर बात करें तो फर्स्ट वाली शेल में दो इलेक्ट्रॉन आपके आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और यहाँ पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि खुद देखिए, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है, और टोटल 11 थे। तो अब इसको है ना, अब ये इस केस में ना स्टेबल नहीं होगा, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा कि अपना, इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इस वाली शेल को 7 लेके इसको कंप्लीट कर ले, या फिर 1 दे दे। तो इसके लिए क्या इजी हो सकता है कि 1 ये डोनेट कर दे। तो जो सोडियम होता है उसको हमने देखा है कि वो क्या करता है, उसकी वैलेंसी जो होती है वो +1 होती है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, और जब डोनेट कर देते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव का साइन आ जाता है। ठीक है, सो यही आपकी क्या, जो 1 थी उसमें वही आपकी क्या है, वैलेंसी है, और उसी से हम क्या होते हैं, उसके आयंस बनाते हैं। ठीक है, एटम ऑफ मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन, जो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने
मेटल्स के जो मेटल्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से वो क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। सेम आपको मैग्नीशियम के साथ में और भी जो फर्दर मेटल्स हैं उनके साथ में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो ये क्या करते हैं, ये गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, ये क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को। जैसे अगर हम बात करते हैं, आपको ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन इज एट 8th नंबर, ठीक है, ऑक्सीजन किस नंबर पे होता है, 8 नंबर पे। तो ऑक्सीजन का अगर हम देख रहे हैं तो ऑक्सीजन में के, एल और एम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2 हो जाएंगे, बचे 6, वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसके लिए आसान क्या है, क्या ये 2 ले ले या 6 को डोनेट कर दे। तो जनरली क्या होता है, ये जो है ना 6 को डोनेट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, तो ये क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। और ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है जो कि एक नॉन मेटल है, ठीक है। अब अगर हम बात करें अपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट टू ईच अदर, अब एक पे पॉजिटिव साइन है, दूसरे पे नेगेटिव साइन है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो अब इसकी वजह से क्या होता है, आयनिक कंपाउंड आपके बनते हैं। अब मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं, मैग्नीशियम के पास देखिए 12th नंबर पे होता है मैग्नीशियम, तो पहले वाले शेल में 2 आ जाएंगे, फिर 8 आ जाएंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं, फिर आपके 2 यहाँ पे आ गए। अब इसके लिए क्या पॉसिबल हो सकता है कि भाई ये 6 इसको कंप्लीट 6 लेकर इसको कंप्लीट करें, या फिर 2 अपने डोनेट कर दे। तो ये क्या करता है, 2 डोनेट कर देता है, और मैग्नीशियम वैसे भी क्या है, मेटल है, और मेटल क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, इसलिए इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी क्या, +2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे रहा है, ठीक है। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन क्या करता है, इसके लास्ट वाले शेल में 7 है, ये 1 लेके इसको कंप्लीट कर सकता है, तो ये यही करता है, ये क्या कर लेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लेके कंप्लीट कर लेगा, और क्या होगा, इसकी वैलेंसी जो होती है वो 1 आ जाती है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव वाली। अब क्या होगा, मैग्नीशियम जब क्लोरीन के साथ में जुड़ेगा तो क्या होगा, मैग्नीशियम की और क्लोरीन का हम कॉम्बो बनाते हैं, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, 2, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1, तो इसका जो कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरीके से, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड अगर हम पढ़ते हैं तो प्रॉपर्टीज क्या है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये आप जो होती हैं वो जनरली सॉलिड होती है एंड मोस्टली ब्रिटल होते हैं। सॉलिड तो होंगे लेकिन इनकी डेंसिटी क्या होगी, कम, सो दैट इज ये ब्रिटल होते हैं, ठीक है, तोड़े जा सकते हैं। हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है, बोथ ऑफ देम आर वेरी हाई, एंड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। तो इनका इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि एक प्लस था एक माइनस था और दोनों ने एक दूसरे को कंप्लीट कर दिया, तो इस वजह से क्या होता है, इनको तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स को। फिर जनरली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं एंड इनसॉल्युबल इन केरोसिन होता है या पेट्रोल में। तो पेट्रोल और केरोसिन में ही इनसॉल्युबल होंगे, लेकिन वाटर में क्या होंगे, ये सॉल्युबल होंगे, यानी वाटर के हम अंदर इनको हम घोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन इन मोल्टन स्टेट, अगर ये मोल्टन स्टेट में है तो इस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन में हेल्पफुल होंगे। इन बोथ केसेस फ्री आयंस आर फॉर्म्ड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो जो फ्री आयंस इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए जरूरी है वो इसमें फॉर्म हो जाएंगे और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, कंडक्ट हो जाएगी। अब अगर हम बात करें अक्रेंस ऑफ मेटल, तो मेटल का अक्रेंस, तो पहले क्या हो जाता है, मिनरल्स एलिमेंट ऑफ कंपाउंड अकरिंग नेचुरली आर मिनरल, तो आपको जो नेचुरली मिल जाते हैं, ठीक है, दोज आर नोन एज मिनरल, ठीक है। अब अगर हम बात करें और क्या होता है, व्हेन मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड इन इज एन और। अब देखो, जैसे अगर हमारे मान लो कोई एक ऐसा मेटल है, ठीक है, ऐसा हमारे पास मान लो रॉक है, उसके अंदर से हमें पता है कि भाई उसके अंदर कोई मेटल अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर हम मान ले कि फेरस ही अवेलेबल है, ठीक है, लोहा अवेलेबल है, और अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं और वो प्रॉफिटेबल भी होता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, ओर कहेंगे, ठीक है, मेटल का ओर, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या है, सल्फाइड ओर हो सकते हैं, ऑक्साइड ओर हो सकते हैं, कार्बोनेट ओर हो सकते हैं, जिससे आप कोई चीज को निकालते हैं, ठीक है। फिर मेटल एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज लाइक गोल्ड, टाइटेनियम, सिल्वर, कॉपर जनरली अकर इन द फ्री स्टेट, तो जो आपको कम रिएक्ट करते हैं, ऑब्वियस है अगर वो रिएक्शन उनका कम है तो वो क्या होगा, आपको जनरली फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं। बट कॉपर एंड सिल्वर जो होते हैं वो आपको क्या होता है, सल्फाइड या ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं। तो ये दोनों आपको ऑल्दो ये कम रिएक्ट करते हैं, ये आपको सल्फाइड और ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन अगर हम गोल्ड और प्लेटिनियम की बात करें तो ये तो बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं, इस वजह से आपको सिंगल फॉर्म में भी मिल सकते हैं। फिर मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी क्या है, जैसे जिंक हो गया, फेरस हो गया, लेड हो गया, ये आपके मेटल ऑफ मतलब लेस रिएक्टिविटी है। तो ये आपको जो सल्फाइड्स जो आपके ऑक्साइड हो गए, सल्फाइड्स हो गए या कार्बोनेट्स, इनके फॉर्म में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं।
अब मेटल्स विद हाई रिएक्टिविटी, तो जैसे आपका सोडियम हो गया, ये आपका पोटेशियम है, ये आपका सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। दस दे फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट, तो ये जनरली क्या होगा, कंबाइंड स्टेट में ही पाया जाएगा, ठीक है। अब गेंज के बारे में पढ़ते हैं। सो ओर्स आर नेचुरली फाउंड इन मिक्स्ड इम्प्योरिटीज, लाइक उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, सॉइल हो सकती है, सैंड हो सकती है, एक्सेट्रा। दिस इज कॉल्ड गेंज, ठीक है। एंड गेंज इज रिमूव फ्रॉम द ओर्स, तो ओर में क्या करते हैं, गेंज को मतलब रिमूव करके फिर ओर से भी हम क्या करते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें मेटलर्जी क्या होता है, ये एक स्टेप बाय प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मेटल को ऑब्टेन करते हैं। तो इसमें पहले क्या करा जाता है, एनरिचमेंट ऑफ द ओर को एनरिच किया जाएगा सो दैट कि हम उसके अंदर से कोई जो मेटल है उसको निकाल सकें। फिर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम द एनरिच्ड ओर, पहले अनरिच किया, उसके बाद उसके अंदर से मेटल को ऑब्टेन किया। एंड रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल टू ऑब्टेन प्योर मेटल, तो फिर हमारे पास जो इम्प्योर मेटल है उसको प्योर मेटल निकालने के लिए हम उसको रिफाइन करते हैं, ठीक है। अब क्या बात है कि एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज, तो जो आपकी मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें कम रिएक्टिव होता है, जैसे आपका मरकरी हो गया, Hg इज योर मरकरी, तो इसको ये किस फॉर्म में होता है, ये आपको सिनेबार के फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीटअप करते हैं, तो इससे मैग्नीशियम आपका मरकरी ऑक्साइड बन जाएगा और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैस इससे रिलीज हो जाएगी। फिर से हम इसको हीटअप करेंगे तो इस केस में क्या होगा, मरकरी आपको अलग फॉर्म में मिल जाएगा और ऑक्सीजन इससे अलग हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें, कॉपर है, कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है, तो कॉपर सल्फाइड को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा एंड फिर सल्फर डाइऑक्साइड। फिर सेम प्रोसेस, इसके अंदर कॉपर ऑक्साइड के अंदर कॉपर सल्फाइड मिलाते हैं और फिर क्या करेंगे, हीटअप करेंगे तो यहाँ पे कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में ये भी अलग हो जाएगा, ठीक है। सो एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल इन द मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, तो मिडिल में अगर कोई एटम है तो उसको किस तरीके से करते हैं। अब जैसे मेटल्स आर इजियर टू ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्साइड, डज सल्फाइड एंड कार्बोनेट आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, तो अगर कोई मेटल सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है ना, तो पहले हम उसको क्या करेंगे, ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड देन फिर उससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे जिंक सल्फाइड है, तो पहले हम ऑक्सीजन के साथ उसको हीटअप करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा और जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के रिलीज हो जाएगी। ये बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, मेटल और हीटेड स्ट्रांगली एंड लिमिटेड और नो सप्लाई ऑफ एयर, तो कैल्सिनेशन करेंगे। इसके बाद जिंक कार्बोनेट लिया, उसको हीटअप किया तो जिंक ऑक्साइड बना और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये दोनों सेम वाले जो प्रोसेस है। फिर आपका जो जिंक ऑक्साइड होगा उसको फिर से हीटअप करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, हमारा जिंक हमें अलग से मिल जाएगा, ठीक है। अब रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड कर रहे हैं, तो मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर रहे हैं, मतलब जो ये आपका मेटल है उसके अंदर ऑक्सीजन था, उसमें रिडक्शन किया, ऑक्सीजन उससे रिप्लेस होके दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड में जुड़ गया, ठीक है, कार्बन में जुड़ गया, तो क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो आपने क्या लिया, जिंक ऑक्साइड लिया, उसको उसके अंदर कार्बन को ऐड किया, हीटअप किया, तो उस केस में क्या होगा, जिंक बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है, और ये बाय द प्रोसेस ऑफ कोक हो रहा है, ठीक है। जो कोक है वही आपका कार्बन का एक प्योर फॉर्म होता है एक तरह से, तो उसको यूज करके हम इसको हीटअप करके फिर जिंक इससे ऑब्टेन करें और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इसमें से रिलीज हो रही है। फिर यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होगा, जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा तो हम उसको क्या करेंगे, कम रिएक्टिव चीजों के साथ रिएक्ट कराएंगे। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया, उसके साथ एल्यूमिनियम को रिएक्शन कराया। अब एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ हट जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और मैग्नीशियम इससे अलग हो जाएगा, ठीक है, और हीट भी रिलीज होगी। ऐसे ही फेरस ऑक्साइड है, इसके अंदर एल्यूमिनियम मिलाया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, फेरस इससे अलग हो गया और हीट अलग से हो गई, ठीक है। in the above reaction molten iron is formed and is used to join railway track, तो जो मोल्टन आयरन आपको मिलेगा क्योंकि हीट बहुत ज्यादा है तो उस केस में क्या करेंगे, उसको जॉइंट करने के लिए रेलवे ट्रैक्स के जो ट्रैक्स होते हैं उसको जॉइंट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन। ये क्या हो गई आपकी थर्मिट रिएक्शन। तो एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, ठीक है, तो एक्टिविटी सीरीज में अगर टॉप पर कोई है तो हम उसको कैसे करते हैं, तो दे आर मोर, मतलब इनकी जो एफिनिटी होती है वो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा होती है कार्बन से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड लेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करेंगे, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करेंगे, तो क्या होगा, सोडियम जो होगा वो आपका अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है, जो कैथोड है यानी नेगेटिव साइड और एनोड यानी पॉजिटिव साइड,
ठीक है। तो आपका जो पॉजिटिव साइड है वहां पर आपको नॉन मेटल इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, नॉन मेटल आपका इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि नॉन मेटल क्या है, क्लोरीन, तो वो आपका जाके कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, एनोड साइड में। और जो कैथोड साइड है जहाँ पर आपका नेगेटिव साइन होता है वहां पर आपको सोडियम देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका होगा। अब अगर हम बात करें रिफाइनिंग ऑफ द मेटल, impurities present and obtained metal can be removed from by the process of electric refining कर सकते हैं हम इसको। कॉपर इज ऑब्टेन यूजिंग दिस मेथड, कॉपर को इसी मेथड के थ्रू हम ऑब्टेन करते हैं, निकालते हैं। एंड फॉलोइंग आर द प्रेजेंट इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एनोड है, स्लैब इम्प्योर कॉपर होता है, और कैथोड पर आपका प्योर कॉपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड सॉल्यूशन, एक्विस सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट, दिस इज कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो ये जो आपको कॉपर सल्फेट होता है, यहाँ पे क्या करा है, विद सम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिया, इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, SO4, ठीक है। तो उसको आप यूज करके हम क्या करते हैं, इससे आपके मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। फ्रॉम एनोड कॉपर आयंस आर रिलीज्ड in the solution, an equivalent amount of the copper from the solution is deposited at the cathode, डिपोजिट हो जाएगा आपका कैथोड पर, और आपका जो इससे रिलीज हुआ था एनोड से कॉपर आयंस, वो क्या होगा, सॉल्यूशन इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन टू डिपोजिटेड एट द कैथोड, ठीक है। अब अगर हम बात करें इम्प्योरिटीज कंटेन्ड सिल्वर एंड गोल्ड गेट डिपोजिटेड एट द बॉटम ऑफ द एनोड, तो एनोड पे आपका क्या हो जाएगा कि जो भी आपका इम्प्योरिटीज है वो वहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी एनोड मड की तरह, ठीक है। ये एनोड मड हो जाएगा, जैसे जिसमें आपका सिल्वर और कॉपर गोल्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये जो नेगेटिव वाला ये कैथोड है, कैथोड पे आपको कॉपर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे एनोड से निकल के जो प्योर फॉर्म में कॉपर है वो आपको यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कोरोजन क्या होता है, तो मेटल आर अटैक बाय द सब्सटेंस इन सराउंडिंग, आसपास के जो मेटल चीजें होती हैं उसकी वजह से जो होता है मेटल वो इम्पैक्ट होता है, अटैक्ड होता है उससे, ठीक है। और मॉइस्चर, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, ठीक है। अब सिल्वर इज रिएक्ट विद सल्फर इन एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, एंड आर्टिकल बिकम ब्लैक। तो जो सिल्वर होता है वो रिएक्शन करता है, तो क्या होता है, जब सिल्वर आपके आसपास की एयर से रिएक्ट करेगा तो क्या होता है, वो ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस बनाता है जिसे सिल्वर सल्फाइड कहते हैं। अब जैसे कॉपर है, कॉपर पे आपको ग्रीन कलर का एक पिगमेंट मिल जाएगा, तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और जो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड हम कह सकते हैं H2O है ना, और इन सब के साथ जब रिएक्ट करता है तो ग्रीन कलर का एक कोट बना लेता है जिसे कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। अब आयरन जो होता है, आयरन पे ब्राउन फ्लैग की एक सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है, और वो क्या होता है, जिसे हम जंक बोलते हैं, ब्राउन कलर का सब्सटेंस हो जाता है, फेरस ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। अब प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, पहला क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइज कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी और मेटल की एक जो लेयर होती है वो आप उस पर चढ़ा देती है, ठीक है। क्रोम प्लेंटिंग हो सकता है, एनोडाइजिंग हो सकता है, मेकिंग एलॉयज हो सकता है, ये सारे तरीके हैं जिससे हम रस्टिंग ऑफ आयरन को बचा सकते हैं। फिर गैल्वेनाइजेशन, आयरन और स्टील इज कोटेड विद द लेयर ऑफ जिंक बिकॉज जिंक इज प्रेफरेबल ऑक्सीडाइज देन आयरन, ठीक है। फिर अगर हम बात करें एलॉयज हैं, तो दीज आर द मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड मेटल्स विद मेटल्स, या नॉन मेटल के साथ भी इसका रिएक्शन हो सकता है। एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मेक्स आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, तो अगर हम आयरन जो है उस पर हम थोड़ा सा कार्बन उसमें मिला देते हैं तो उस केस में क्या होता है, वो स्ट्रांग भी हो जाता है और हार्ड भी हो जाता है। इसी को आप स्टेनलेस स्टील इज ऑब्टेन बाय द मिक्सिंग ऑफ आयरन विद निकल एंड क्रोमियम, तो निकल एंड क्रोमियम को अगर हम उसके साथ मिक्सन करते हैं आयरन के साथ में तो हमें क्या मिल जाएगा, स्टेनलेस स्टील मिल जाएगा, ठीक है। इट इज हार्ड एंड इट डजंट रस्ट, तो इसके अंदर ये काफी हार्ड होती है और इसके अंदर रस्टिंग वाला प्रोसेस नहीं हो पाता है। मर्करी इज एडेड टू अदर मेटल टू मेक अमेलगम, तो मर्करी को एमेलगेमेशन क्या होता है, जोड़ना दो चीजों को, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मर्करी इज एडेड टू अदर मेटल्स टू मेक अमेलगम, ठीक है। अब अगर हम बात करें ब्रास की, तो ब्रास इज अ एलॉय, और ब्रास कैसे बनेगा, जब हम कॉपर के अंदर जिंक को ऐड ऑन करेंगे, तो कॉपर के अंदर जब हम जिंक ऐड कर देते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, ब्रास बन जाएगा। ऐसे अगर हम ब्रॉन्ज देखेंगे तो कॉपर के अंदर अगर आप टिन को ऐड कर दोगे तो आपका ब्रॉन्ज आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब इन ब्रास एंड ब्रॉन्ज मेल्टिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लोअर देन द प्योर मेटल, तो उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है, ठीक है। अब अगर हम सोल्डर की बात करें, सो ये भी एलॉय होता है लेकिन इसमें लेड और टिन को मिलाया जाता है और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है एंड यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल
वायर्स, तो इलेक्ट्रिकल वायर्स जहाँ पे होती हैं उनको वेल्डिंग करने के लिए जिंक और टिन का एक अलॉय होता है जिसे सोल्डर कहा जाता है, उसको उसकी मदद से ये वाला काम किया जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बैंक नहीं है, ये एक्चुअली यहाँ पे हमारे कुछ क्विक पॉइंट्स हैं जिसको हमें एक तरफ से याद रखने की कोशिश करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, मर्करी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड मिलेगा देखने के लिए, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और नॉन सोनोरस होता है, कोई साउंड को एज सच क्रिएट नहीं करता है। गैलियम एंड कैल्शियम की बात करेंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है, इवन जो हमारे पाम का जो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से भी वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जो होते हैं, इवन सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं उनको आप इवन नाइफ की मदद से कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, इनकी डेंसिटी एज सच बहुत हार्ड नहीं होती है। जिंक एंड आर्सेनिक और एंटीमनी की बात करेंगे तो ये ब्रिटल होते हैं इंस्टेड ऑफ मेलेबिलिटी, मतलब हम इसको विद द हैमर अगर हम इसको बीट करते हैं तो हम इसको शीट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जिंक, आर्सेनिक एंड एंटीमनी को। फिर उसके बाद अगर हम बात करें लेड एंड मर्करी, तो वीक कंडक्टर होते हैं। ठीक है, ये इतनी अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास ऑन नहीं होने देते हैं। अब ग्रेफाइट जो है बीइंग अ नॉन मेटल, फिर भी वो क्या करता है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उसको शो करता है और उसकी भी एक अपनी शाइन होती है। ठीक है, वो लस्ट्रस होता है। अब अगर हम बात करें डायमंड की, तो नॉन मेटल है लेकिन स्टील जो है ये काफ़ी हार्ड होता है। ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, आयोडीन जो है नॉन मेटल होने के बावजूद भी क्या है, इसके साथ में इलस्ट्रस होता है, इसकी एक अपनी खुद की एक शाइन होती है। ब्रोमीन जो है वो एक नॉन मेटल है, जैसे बाकी नॉन मेटल जो होते हैं या तो आपको गैस के फॉर्म में मिलेंगे या फिर आपको सॉलिड के फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन ब्रोमीन एक एक्सेप्शन है जो कि आपको लिक्विड के फॉर्म में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, थैंक यू।